तो प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आदमजात परीलोक में जो नावल चल रहा है उसे सुनते हैं। ये गुफा के सामने पहुंच चुके हैं। अच्छा भाई गिलगिलाओ, अब तुम मुझसे बड़े हो जाओ और यहाँ मेरा साथ दो। खालिद कहते हैं, गिलगिलाओ मेरे आका, क्या आप भूल गए कि छूमंतर वाली टोपी सिर्फ आपके सर पर है? मैं आपकी जेब से बाहर निकलूंगा तो मुझे सारे दुश्मन राक्षस पहचान लेंगे और मेरी एक भी बोटी नहीं बचेगी। बात सही है खालिद, चलो ठीक है, तुम जेब में ही रहो। बोलते वक्त जादुई टोपी का असर खत्म होने की वजह से खालिद जुगनू की तरह गायब हो रहा है और कभी दिखाई दे रहा है। गिलगिलाओ मेरे आका, आप ये भूल गए कि बोलते वक्त आप सबको नजर आते हैं। देखिए आप कहीं मुसीबत में ना पड़ जाना। खालिद, अरे मैं तो भूल ही गया था। खालिद उन दोनों राक्षसों की बातें सुनने के लिए उनके करीब आ जाता है जो गुफा के दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। उनकी बातें भी मज़ेदार हैं। उनमें से एक, मैंने अभी अभी जलते बुझते जुगनू की तरह देखा है कि एक इंसानी लड़का गुफा की तरफ आ रहा है। हाँ भाई, देखा होगा। दूसरा पहरेदार, लगा तो मुझे भी कुछ ऐसे ही था, मगर शायद हम दोनों ने कुछ ज़्यादा ही पी लिए। दारू और शराब तो पीते हैं ना ये राक्षस। हो सकता है दोनों ही इस तरह हंस पड़ते हैं जैसे बादल गरज रहे हों, या जैसे किसी खाली कनस्तर में ईंट पत्थर भरे हों और उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाया जा रहा हो। हंसते हंसते वो दोनों पास ही रखे हुए ड्रम में से अपनी बाल्टी जैसे गिलासों में शराब भरकर फिर पीने लगते हैं और अनाप शनाप बोलने लगते हैं। पहला, हमारा सरदार लोहमुख अब नीलम परी से शादी करेगा, हा हा हा। दूसरा, अगर सरदार ने उससे शादी न की तो मैं शादी कर लूंगा, हा हा हा। पी रखिए, नशे में है, कुछ पता नहीं। अरे उल्लू, नीलम परी से शादी तो किसी और ही की होनी है। किसकी? अबे राज की बातें हैं, मत खुलवा, दीवारों के भी कान होते हैं। खालिद और करीब आकर उनकी बातें सुनने लगता है। भाई ये तो सुनने वाली बातें हैं। खैर सुन, किसी से कहना नहीं। भूचाल मुख हमारे सरदार से मिला हुआ है। और ये भाई हमारे सरदार से मिला हुआ है और इसीलिए तो आसानी से पीछे हटता जा रहा है। होना यह है कि आधा परिलोक भूचाल मुख का होगा और आधा हमारे सरदार लोहमुख का। नीलम परी भूचाल मुख के हिस्से में आएगी, लो भाई, और उसकी तमाम परियां हमारे हिस्से में। और सच पूछो तो भूचाल मुख ने ही हमें परिलोक पर हमला करने के लिए बुलवाया है। लो भाई, हमला करने के लिए बुलवाया। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा कि कुछ दुश्मन से मिल जाते हैं लोग, बाहर वालों से मिल जाते हैं, अंदर वाले। जैसे राजा जयचंद की पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी, तो उसने किसको बुलवाया था? मोहम्मद गौरी को, भारत पर हमला करने के लिए। और इब्राहिम लोदी से लड़ाई चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी, राणा सांगा की, और अपने दूसरे राजाओं से भी उसकी दुश्मनी चल रही थी। उसने बुलाया था बाबर को कि आओ भारत पर हमला करो। और आगे चलकर पढ़ोगे कि टीपू के वजीर, सुल्तान टीपू के वजीर अंग्रेज़ों से मिल गया था, इसलिए सुल्तान टीपू मारा गया। और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसका मंत्री, उसका वजीर भी अंग्रेज़ों से मिल गया था। तो ये लोग जो मिल जाते हैं, घर के दुश्मन जो होते हैं, घर के भेदी लंका ढाए, वो वाली बात हो गई भाई यहाँ भी। वो नीलम परी को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। कौन हासिल करना चाहता है? भूचाल मुख।
भौचालमुख नीलमपरी का सेनापति जो है धोखा दे रहा है। खालिद उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है। वो समझ रहा था कि इंसानों में ही इस तरह के छल चलते हैं, जोड़ तोड़ चलते हैं, मगर यहाँ तो परिस्तान में भी इंसानों की आदतें पाई जाती हैं। वो झटपट पीछे लौटता है और एक बड़े पत्थर की आड़ में खड़ा होकर इधर उधर देखता है और गिलगिलाऊ को अपने कुर्ते की जेब से बाहर निकालता है। मामला संगीन हो गया ना। गिलगिलाऊ, सुन लिया तुमने? परीलोक का असल दुश्मन लोहमुख नहीं भौचालमुख है। मगर भौचालमुख इंसानों जैसी चालें क्यों चल रहा है? कहीं वो राक्षस के बेस में कोई इंसान ही तो नहीं है? ये चालें तो इंसान ही चलते हैं ना। गिलगिलाओ, आका कुछ दिन पहले यहाँ एक जादूगर आपकी दुनिया से आया था। रानी साहिबा कह रही थी कि वो जादूगर परिस्तान की सरहदों से बाहर नहीं गया, कहीं छुपा हुआ है। हो सकता है यही जादूगर भूचाल मुख बनकर परिस्तान का सेनापति बन बैठा हो। उफ, ओ अच्छा। अच्छा, तुम ऐसा करो, फौरन रानी साहिबा के पास चले जाओ और उन्हें सब कुछ बता दो, ताकि वो भूचाल मुख पर कड़ी नज़र रखें और चाहे तो उसे गिरफ्तार करा लें। लो मुख वो गिलगिलाओ, लेकिन आप तो अकेले रह जाएंगे। खालिद गिलगिलाओ, तुम मेरी परवाह ना करो, जल्दी जाओ, बड़ा संगीन मामला है। लो फिर गिलगिलाओ फुर से उड़ जाता है। खालिद पत्थर की आड़ से बाहर निकलता है और उस ड्रम पर खड़ा हो जाता है जिसमें शराब भरी हुई है। दोनों पहरेदार खूब नशे में हैं। खालिद उनमें से एक की झाड़ू जैसे मूछ खींचकर नीचे उतर जाता है और वो दोनों लड़ पड़ते हैं। ये भाई इंसान है, इंसानों जैसी हरकतों की खालिद ने, मूछ खींच के उन्हें आपस में लड़वाने के लिए। और ये पता नहीं चला मूछ खालिद ने खींची है। पहला, अबे लफंगे, पेट फाड़ दूंगा, मेरी मूछ खींचता है। दूसरा, बे चुप गधे के बच्चे, मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है। क्या तूने मेरे बाप को गधा कहा है? हाँ कहा है। ज़रा फिर कहना, तू गधा, तेरा बाप गधा, तेरा दादा गधा। लो भाई, कहाँ तक नौबत पहुँच गई। दोनों अपनी अपनी तलवारें खींच लेते हैं और गुफा के जिस दरवाजे पर खड़े थे वहाँ से लड़ते लड़ते हट जाते हैं। यही तो खालिद चाह रहा है। खालिद फौरन गुफा के अंदर घुस जाता है, क्योंकि वो लड़ रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है। गुफा में दोनों तरफ कुछ दूरी पर राक्षस पहरा दे रहे हैं और बीच से खालिद दबे पैरों निकलता जा रहा है। लेकिन कभी कभी उसे यूं ही ख्याल आने लगता है कि कोई राक्षस उसे घूर रहा है। डर, वहम हो जाता है, डर लगता है। और ये कि अगर जादुई टोपी का असर ख़त्म हो जाता है तो वो उसे कच्चा चबा डालेंगे। इसके दिल में वो डर खौफ की बातें आ रही हैं। ठीक है बच्चों, फिर अगला आगे बताएंगे आपको।